छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो चुड़ैल। इतने दिनों बाद मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है और मैं तुम्हें जाने दूंगी। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। इतने दिनों से मुझे किसी इंसान का खून नहीं मिला। अब तुम खुद मेरे पास आए हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? चुड़ैल ये कहकर राजकुमार को गुफा ले जाती है और उनका खून पी लेती है। अशोकपुर नामक राज्य में राजा युधिष्ठिर नाम के एक राजा रहते थे। वह एक बहुत ही अच्छे और मददगार राजा थे। उनका विवाह आराध्या नाम की एक राजकुमारी से हुआ था। उन दोनों के 2 बच्चे थे, जिनका नाम राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अस्नेहा था। बच्चों, आराम से खेलो, नहीं तो गिर जाओगे। नहीं माँ, हम नहीं गिरेंगे। नहीं पुत्र, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, तुम्हें चोट लग सकती है। रानी आराध्या अपने दोनों बच्चों को भागते खेलते हुए देख चिंता से यह बात कहती है। तभी वहाँ राजा युधिष्ठिर आते हैं। माँ, पिताजी आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? लगता है तुम दोनों जरूर अपनी माँ को परेशान कर रहे हो। राजा अपने दोनों बच्चों को हंसता खिलखिलाता देख उनसे प्यार से यह बात पूछते हैं। तभी रानी आराध्या उनसे कहती है, नहीं नहीं महाराज, मेरे दोनों बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। ये मुझे कभी परेशान नहीं करते, क्यों बच्चों? पिताजी, इस दुनिया में सबसे अच्छी हमारी माँ है, उनसे अच्छा कोई नहीं। राजकुमारी स्नेहा की यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी दूर खड़ी रानी श्वेता ये सब देखकर अपने मन में सोचती है, आज अगर रानी आराध्या न होती तो मैं राजा युधिष्ठिर के साथ कितनी अच्छी लगती। रानी श्वेता रानी आराध्या की सौतेली बहन है। माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन आराध्या के साथ रहती हैं। रानी श्वेता राजा युधिष्ठिर को बचपन से पसंद करती थी, परंतु राजा युधिष्ठिर रानी आराध्या को पसंद करते थे और शादी भी उन्हीं से कर ली थी। इसलिए रानी श्वेता अंदर ही अंदर रानी आराध्या और उनके बच्चों से जलन रखती थी। कुछ दिनों बाद अरे रानी आराध्या, बस कीजिए, वो बच्चे हैं, खेलेंगे गिरेंगे, उनका तो काम ही यही है। आप इतना परेशान क्यों होती हैं? महाराज, मैं चाहती हूँ ये संभल कर खेले, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। पिताजी, हम चाहते हैं कि आज आप हमें अपना राज्य घुमाएं। हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं, हमें घूमना है, आप हमें घुमाने लेकर चलिए। ठीक है बच्चों, कल हम सब घूमने चलेंगे। रानी आराध्या, कल हम राज्य घूमने के लिए निकलेंगे। अगले दिन राजा अपने परिवार और रानी श्वेता समेत राज्य घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग थक कर एक जंगल की तरफ जाकर रुकते हैं। पिताजी, आप हमें इस जगह पर पहले कभी क्यों नहीं लेकर आए? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। पर पिताजी, यह जगह तो बहुत अच्छी है और वह जो सामने जंगल दिख रहा है वह तो बहुत ही सुंदर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। नहीं पुत्र, हम उस जंगल में नहीं जाएंगे। मगर क्यों? हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बच्चों, जहाँ तक मुझे पता है वह जंगल सही नहीं है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। महाराज, अब जल्द से जल्द यहाँ से चलिए, नहीं तो ये बच्चे अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
दिन गुजरते हैं और बच्चे अब थोड़े बड़े होने लगते हैं, मगर अब रानी आराध्या की तबीयत खराब रहने लगती है। वैद्य जी, आखिर रानी आराध्या को क्या हो गया है? महाराज, मुझे ये कहते हुए काफी दुख हो रहा है, परंतु अब रानी आराध्या के पास ज्यादा समय नहीं है। वो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। वैद्य जी की यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं। तभी बिस्तर पर लेटी हुई रानी आराध्या राजा से कहती है, महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए रानी आराध्या, क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। रानी आराध्या, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। मैं जानती हूँ महाराज कि आपके लिए यह मुश्किल काम है, लेकिन आपको दूसरी शादी करनी होगी। आपने अपने लिए नहीं सही, हमारे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि वो अभी छोटे हैं और उन्हें एक माँ की जरूरत है। लेकिन रानी आराध्या, मैं ऐसी औरतों को कहाँ ढूंढूंगा जो मेरे बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार दे और उनका ख्याल रखे। महाराज, आप परेशान ना हो, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। रानी आराध्या, आप क्या कहना चाहती हैं? कौन है वो लड़की जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं? महाराज, वह लड़की रानी श्वेता है ना। रानी श्वेता ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठती है, मगर वह अपनी खुशी को दबाते हुए रानी से कहती है, रानी आराध्या, मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? रानी श्वेता, मैं जानती हूँ कि आप राजा से बचपन से प्रेम करती हैं, परंतु मैं पिताजी के लिए गए फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती थी और राजा से मैं भी प्रेम करती थी, इसलिए उनसे शादी कर ली। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, महाराज के नसीब में अब आपका साथ लिखा है। और रही बात बच्चों की, तो मुझे यकीन है आप उनका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगी। इतना कहकर रानी आराध्या अगले दिन अपनी आंखों के सामने उन दोनों की शादी करवा देती हैं। कुछ दिनों तक राजा युधिष्ठिर अपनी बीमार रानी आराध्या की सेवा करते हैं, जिस वजह से वो रानी श्वेता को समय नहीं दे पाते। पता नहीं यह रानी आराध्या कब मरेगी। जल्दी से मरती भी नहीं है कि मर जाए और मेरा रास्ता साफ हो। पता नहीं मुझे अभी कितने दिन और सब्र करना पड़ेगा। अभी रानी श्वेता ये सब सोच ही रही थी कि अचानक राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी स्नेहा की रोने की आवाज आने लगती है। तभी रानी श्वेता राजा के कमरे में जाकर देखती है। रानी आराध्या हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रानी श्वेता ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और फिर रोने का नाटक करते हुए कहती है, महाराज, ईश्वर की शायद यही मर्जी थी। रानी श्वेता इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आई थी। कुछ दिनों तक रानी श्वेता उन दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, जिसे देख राजा अंदर से खुश रहते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वह बच्चों को बहुत परेशान करने लगती है। छोटी माँ, क्या आप हमारे साथ खेलेंगी? नहीं राजकुमारी स्नेहा, आज मेरा मन नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने भाई के साथ खेलो। छोटी माँ, जब माँ जिंदा थी तो वो हमारे साथ खुद खेलती थी और माँ तो कहकर गई थी कि आप हमारे साथ खेलेंगी। राजकुमारी स्नेहा की बात सुनकर रानी श्वेता को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो हर समय तुम्हारे साथ खेलती रहूं। रानी श्वेता राजकुमारी स्नेहा को गुस्से से डांटकर वहाँ से भगा देती है। राजकुमारी स्नेहा रोते हुए चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब रानी श्वेता के पास भी उनका खुद का बेटा राजकुमार शौर्य था। रानी अपने बेटे का हर समय ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ वह अपने सौतेले बच्चों को मारती पीटती थी और जब बच्चे अपने पिता से उनकी शिकायत करने का कहते तो वह उनको उनसे मिलने नहीं देती थी। एक दिन अचानक
राजकुमारी शौर्य क्यों रो रहे हैं आप? लगता है इन्हें भूख लगी है। मगर छोटी माँ कहाँ है? ऐसा करती हूँ, जब तक छोटी माँ आती है मैं इन्हें अपनी गोद में उठाकर चुप करा देती हूँ। राजकुमारी स्नेहा राजकुमार शौर्य को अपनी गोद में उठाकर चुप कराने लगती हैं। वह उसके हाथ से जमीन पर गिर जाता है। यह दृश्य रानी श्वेता अपनी आंखों से देख लेती है और चीखते हुए कहती है, दुष्ट, तुमने मेरे बच्चे को जानबूझकर गिराया है ना? अब देखो मैं तुम्हारे क्या हाल करती हूँ। रानी श्वेता यह कहकर राजा से रोते हुए उन दोनों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने लगती हैं, जिन्हें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों बहुत शरारती हो गए हो। अगर आज मैंने तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज किया तो आगे चलकर तुम दोनों बहुत बदतमीज हो जाओगे। इसलिए मैं तुम दोनों को ये सजा देता हूँ कि आज पूरा दिन ना ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा और ना ही कुछ पीने को। राजा की सजा सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रात में भूखे प्यासे चुपचाप अपना सामान उठाकर महल से बाहर निकल आते हैं। भैया, हम कहाँ जाएंगे? तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, पर इस पूरे राज्य में कोई तो ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ हम सुकून से रह सकें। राजकुमार अर्जुन यह कहकर अपनी बहन का हाथ पकड़े जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में पहुंचकर उसे याद आता है, अरे यह तो वही जंगल है जहाँ माँ ने हमें जाने से मना किया था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। राजकुमार अर्जुन यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख वह अपनी बहन से कहता है, स्नेहा, यह देखो झोपड़ी, हम इस झोपड़ी में रह सकते हैं। राजकुमारी स्नेहा झोपड़ी देखकर खुश हो जाती है और फिर कहती है, लेकिन भैया ये तो बहुत गंदी है। हाँ, हमें यहाँ रहने के लिए सबसे पहले यहाँ की सफाई करनी होगी। इतना कहकर दोनों भाई बहन झोपड़ी साफ करने में लग जाते हैं। झोपड़ी साफ करने के बाद स्नेहा अर्जुन से कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लग रही है और हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? स्नेहा, तुम परेशान मत हो, मैं जंगल से तुम्हारे खाने के लिए कोई फल लेकर आता हूँ। राजकुमार यह कहकर जंगल के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सा सेब का पेड़ नजर आता है, जिसमें ढेर सारे फल लटक रहे होते हैं। चलो, अच्छा हुआ कि मुझे यह सेब का पेड़ मिल गया है। अब मैं इन्हें जल्दी से तोड़ लेता हूँ और स्नेहा के लिए लेकर जाता हूँ। वह बेचारी कल से भूखी है। कुमार अर्जुन यह सोचकर जैसे ही सेब को हाथ लगाता है, वैसे ही वह सेब एक चुड़ैल में बदल जाता है। अरे यह क्या? यह तो चुड़ैल है। राजकुमार को जबरदस्ती अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है, जहाँ वह उसका खून पीने लगती है। इधर रात बीत जाने पर भी राजकुमार अर्जुन वापस नहीं आता, तो राजकुमारी स्नेहा परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ती है। पता नहीं भैया कहाँ चले गए हैं। रात भी हो बीत गई मगर भैया का कुछ पता नहीं। अब मैं क्या करूँ? स्नेहा रोते रोते जंगल के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उसे राजकुमार अर्जुन कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक वह एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। तभी एक जख्मी मोर उसे गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। राजकुमारी मोर से यह कहकर उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और पानी पिलाती है। फिर ककरौंदे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे पत्थर पर पीसकर मोर को लगाती है, जिससे वह मोर बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं राजकुमारी स्नेहा हूँ। यहाँ अपने भाई के साथ कल ही आई हूँ। भैया मेरे लिए कुछ खाने को ढूंढने निकले थे, मगर वह घर वापस नहीं लौटे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वह मुझे कहीं नहीं मिले। मैं अभी पता लगाता हूँ।
तुम्हारा भाई कहाँ है? मोर यह कहते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहता है, तुम्हारे भैया को सिर्फ मेरी माँ ही बचा सकती है। चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ, चलो। मोर यह कहकर जंगल की दूसरी तरफ नदी के पास स्नेहा को लेकर जाता है और फिर नदी के पास खड़ा होकर कहता है, हे गंगा माँ, मुझे आपकी जरूरत है। आप कहाँ हो गंगा माँ? मोर की यह बात सुनकर नदी के अंदर बैठी गंगा माँ तुरंत प्रकट होती हैं और कहती हैं, कहो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? माँ, दरअसल मदद की जरूरत मुझे नहीं, मेरी इस दोस्त को है। ये राजकुमारी स्नेहा है और कल ही इस जंगल में रहने के लिए आई है। इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अब इसकी मदद करना चाहता हूँ। गंगा माँ मोर की बात सुनकर राजकुमारी स्नेहा से कहती हैं, पुत्री, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? राजकुमारी स्नेहा गंगा माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुन गंगा माँ कहती हैं, राजकुमारी स्नेहा, वह चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बल्कि 400 साल पुरानी चुड़ैल है। वह खुद को जीवित रखने के लिए इंसानों का खून पीती है। उसको खत्म करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसे सिर्फ रहस्यमयी तलवार से ही खत्म कर सकते हैं। गंगा माँ यह कहकर अपने पास रखी रहस्यमयी तलवार निकालकर स्नेहा के आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, ये लो, यही है वह तलवार जिससे तुम उस चुड़ैल को मार सकती हो। मगर याद रहे, यह कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं, बल्कि रहस्यमयी तलवार है। यह उस चुड़ैल के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना वह सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगी। गंगा माँ यह कहकर वापस नदी के अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ राजा युधिष्ठिर अपने बच्चों के ना मिलने पर बहुत परेशान होते हैं। महल का एक नौकर उन्हें बताता है कि रानी श्वेता उन बच्चों पर अत्याचार करती थी। रानी श्वेता की असलियत जानकर राजा उन्हें अपने पास बुलाते हैं। रानी श्वेता, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने कितने भरोसे से आपको मेरे बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी, परंतु आपने उन्हें और हम सबको धोखा दिया। अब आपकी सजा ये है कि आप हमेशा के लिए महल के काल कोठरी में कैद रहेंगी, कैद। राजा ये कहकर अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजकुमारी स्नेहा मोर के साथ धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाती है, जहां वह देखती है राजकुमार अर्जुन के साथ बहुत से लोग मरे पड़े हैं। राजकुमारी अपने भाई को मृत देखकर रोने लगती है। तभी चुड़ैल रोने की आवाज सुनकर वहां प्रकट होती है। दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरे भैया की जान ले ली। अरे वाह, आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। एक दिन में 2 शिकार और मिल गए, वो भी बिना मेहनत किए। चुड़ैल की यह बात सुनकर राजकुमारी स्नेहा के हाथ से तलवार गिर जाती है, जिसे गिरता देख चुड़ैल एकदम से स्नेहा की तरफ लपकती है। तभी वह मोर स्नेहा से कहता है, राजकुमारी स्नेहा, डरो मत, तलवार उठाओ और इस चुड़ैल पर हमला करो, वरना ये हम सबको मार डालेगी। हमारी स्नेहा तुरंत उस रहस्यमयी तलवार को उठाकर उस चुड़ैल के सीने में उतार देती है। तलवार के वार से वह चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही उस गुफा में कैद सारे मृत लोग जिंदा हो जाते हैं। भैया, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ स्नेहा, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम सही समय पर ना आती तो शायद मैं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता और मेरा किसी को पता भी नहीं चलता। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी स्नेहा उस गुफा से वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। मंत्री जी, हमने लगभग पूरा राज्य छान मारा, मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। बस ये जंगल बाकी रह गया है। क्या पता बच्चे इस जंगल में ही हो।
राजा यह कहकर जंगल के अंदर जाकर देखते हैं तो उनके दोनों बच्चे उस झोपड़ी में ही मिलते हैं। राजा उन्हें लेकर महल वापस आ जाते हैं। पिताजी, छोटी माँ कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीठ पीछे रानी श्वेता तुम्हारे साथ ऐसा बुरा सलूक करेगी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया। मेरे बच्चों, कैद कर दिया। नहीं पिताजी, वह हमारी छोटी माँ है। आप उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें अपनी कैद से आजाद कर दीजिए। दोनों बच्चों की जिद पर राजा रानी श्वेता को कैद से आजाद कर देते हैं और उनसे कहते हैं, रानी श्वेता, आपने मेरे दोनों बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी वो दोनों बच्चे आपकी गलती माफ कर चुके हैं। बच्चों, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आप तो हमारी छोटी माँ है और भला माँ भी बच्चों से माफी मांगती है। राजकुमारी स्नेहा ये कहकर रानी श्वेता के गले लग जाती हैं। फिर सब लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे महाराज को बचाओ। अब तुम्हारा पति कभी वापस नहीं आएगा, ये मर चुका है। मूर्ख डाकू, तुमने मेरे महाराज के साथ अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सजा तो मुझे तब मिलेगी ना जब मैं किसी के हाथ लगूंगा। सुंदरपुर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। वह एक बहुत ही अच्छे राजा थे। सारी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। मंत्री जी, आज मैं आपके साथ इस राज्य के जितने भी गांव हैं वहां खुद जाना चाहता हूं और उन्हें जरूरत का सामान खुद बांटना चाहता हूं। महाराज, इसकी क्या जरूरत है? आप खुद को खामखा परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं मंत्री जी, ये मेरा राज्य है और यहाँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद अपने राज्य के लोगों की सहायता करूं। राजा यह कहकर चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी पत्नी रानी कृतिका आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या बात है? आप किसी गहरी सोच में हैं? जी रानी कृतिका, मैं सोच रहा था कि आज राज्य के दौरे पर निकलूं। महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा रानी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आप सामान तैयार कीजिए, हम कुछ ही देर में निकलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इतना कहकर मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी कृतिका राजा से कहती है, महाराज, क्या आपके साथ मैं भी चलूं? नहीं रानी कृतिका, आप कल चलिएगा, आज नहीं। राजा रानी से यह कहकर राज्य की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा मंत्री और सिपाहियों के साथ राज्य के दौरे पर रहते हैं। तभी वह एक पहाड़ी वाले रास्ते पर रुकते हैं। महाराज, हम यहाँ इस जगह पर क्यों रुके हैं? मंत्री जी, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ देर रुकना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। राजा उस जगह पर थोड़ी देर बैठे रहते हैं और फिर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, जब मैं छोटा था तो अक्सर यहाँ आया करता था। ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन अब यहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं रहा। सब कुछ बदल चुका है। आपकी बात का क्या मतलब है मंत्री जी? और यहाँ क्या बदल चुका है?
महाराज, लोगों का कहना है कि इस जगह पर डाकुओं ने अपना कब्जा कर लिया है और इन रास्तों से जो कोई भी गुजरता है वो उन्हें लूटकर उनकी हत्या करके इस पहाड़ी के खाई के नीचे फेंक देते हैं। मंत्री जी, आपको ये सब कैसे पता? महाराज, मुझे कुछ समय पहले यहाँ आसपास के गांव वालों ने खबर दी थी। मंत्री जी, फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? वो असल में महाराज, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था और ना ही मुझे समय मिल पा रहा था यहाँ की तफ्तीश करने का। राजा मंत्री जी की बात सुनकर और फिर खुद इधर उधर जाकर उस जगह का मुआयना करते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। मंत्री जी, जरूर ये किसी की फैलाई हुई अफवाह है, क्योंकि अगर यहाँ सच में डाकुओं का बसेरा होता तो अब तक वो हम सब पर हमला कर चुके होते। महाराज, शायद आप सही कह रहे हैं। जरूर ये झूठी अफवाह गांव वालों में से ही किसी ने फैलाई होगी। मंत्री जी राजा से यह सब कह ही रहे थे, यह जाने बगैर कि दूर पहाड़ों से उन्हें दो आंखें देख रही हैं। राजा मंत्री जी की बात सुनकर पहाड़ी के पिछले हिस्से में जाते हैं, जहां जाकर वह रंग बिरंगे पेड़ पौधे को देखते हैं। राजा चलते चलते उस जगह पर लगे हुए विशाल पीपल के पेड़ के पास आते हैं और उस पेड़ को छूते हुए बोलते हैं, मेरे प्रिय दोस्त, तुम कैसे हो? पेड़ राजा की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलता है और राजा से कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त, मैं हूँ तुम्हारे बचपन का साथी। राजा की बात सुनकर पेड़ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम चंद्र हो? हाँ, मैं चंद्रसेन हूँ, तुम्हारा दोस्त। आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई। नहीं दोस्त, मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ। बस कर्तव्य निभाते निभाते इतना व्यस्त हो गया कि तुमसे मिलने नहीं आ पाया मैं। तुम अब मेरे बचपन के दोस्त नहीं रहे, बल्कि तुम अब राजा चंद्रसेन बन चुके हो, जिसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। पेड़ उदासी से राजा से यह बात कहता है, जबकि राजा भी पेड़ की बात सुनकर उदास हो जाते हैं और पेड़ से कहते हैं, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं तुमसे यहाँ रोज मिलने आऊंगा। मगर मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मगर मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे दोस्त, और हमेशा रहेगी। राजा यह कहकर उस पेड़ को गुदगुदाने लगते हैं। तभी राजा के गुदगुदाने पर वह पेड़ भी अपनी उदासी भूलकर हंसने लगता है। अभी राजा उस पेड़ से बातें कर ही रहे थे कि अचानक मंत्री जी अपने सिपाहियों के साथ आते दिखाई देते हैं, जिन्हें देख राजा पेड़ से धीमी आवाज में कहते हैं, दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम बोल सकते हो, लेकिन ये मेरे राज्य के लोगों को पता नहीं। तुम्हारी सच्चाई केवल मैं जानता हूँ कि तुम वाकई में मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि तुम कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पेड़ हो। इसलिए तुम उनके सामने कुछ मत बोलना। राजा यह कहकर चुप हो जाते हैं और रहस्यमयी पेड़ अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है। महाराज, काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी मंत्री जी, सही कहा आपने, चलिए चलते हैं। राजा यह कहकर मंत्री जी के साथ गांव की तरफ चले जाते हैं। राजा यह कहकर मंत्री जी के साथ गांव की तरफ चले जाते हैं और फिर गांव में जाकर लोगों को सामान बांटने लगते हैं। राजा गांव वालों को जरूरत का सामान बांट ही रहे थे कि तभी वहां उनके पास एक बूढ़ी औरत रोते हुए आती है, जिसे देख राजा उससे कहते हैं,
क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, मेरी मदद करें, मुझे काम की बहुत जरूरत है। बताइए अम्मा, क्या हुआ है आपको, और आपको इस उम्र में काम करने की जरूरत क्यों है? महाराज, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले पहाड़ी के रास्ते पर जाते हुए मेरे बेटे और बहू की कुछ डाकुओं ने हत्या कर दी थी, जिस वजह से अब मैं और मेरे पति अकेले घर में रहते हैं। मेरे बेटे के अलावा मेरे घर में कोई काम आने वाला नहीं है। राजा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि अम्मा और उनकी पोती का सारा खर्च अब हमारे महल से पूरा करें और महल में ही उनके रहने का इंतजाम किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है अम्मा? इस राज्य का राजा होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है। गांव वालों की मदद करके राजा अपने महल वापस आ जाते हैं। अगली सुबह होते ही रानी कृतिका राजा के पास आती है और उनसे कहती है, महाराज, आपने कल मुझसे कहा था कि आप मुझे आज अपने साथ राज्य के दौरे पर लेकर जाएंगे। हाँ भाई, मैंने कहा तो था, लेकिन आज मेरा मन नहीं है राज्य के दौरे पर जाने का। महाराज, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था और अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। रानी कृतिका, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपको नहीं लेकर जा रहा हूँ? मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, लेकिन राज्य के दौरे पर नहीं, बल्कि एक दूसरी जगह, और मैं वहाँ आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर रानी कृतिका उत्साहित हो जाती है और फिर उनसे कहती है, महाराज, आप मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं? रानी कृतिका, ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। राजा की बात सुनकर रानी तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद राजा और रानी एक साथ उस पहाड़ी के लिए निकलने लगते हैं। तभी मंत्री जी उनसे कहते हैं, महाराज, आप अकेले रानी के साथ पहाड़ी पर मत जाएं। मेरी माने तो आप इन सिपाहियों को भी अपने साथ ले जाएं। मैं आपसे दोबारा भी यही कहूँगा कि वो पहाड़ी सुरक्षित नहीं है। मंत्री जी, मेरी बात का यकीन करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये केवल गांव वालों की फैलाई हुई एक गलत अफवाह है और कुछ भी नहीं। राजा यह कहकर रानी कृतिका के साथ उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रानी कृतिका राजा से कहती है, महाराज, यह तो कितनी सुंदर जगह है। आप मुझे यहाँ पहले कभी क्यों नहीं लेकर आए? रानी कृतिका, मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मैं कल खुद यहाँ काफी समय बाद आया था। मैंने सोचा कि आज मैं आपको भी अपने साथ यहाँ लेकर चलूं। रानी कृतिका राजा की यह बात सुनकर खुश हो जाती है। अभी राजा और रानी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक डाकू आता है और कहता है, अरे वाह, आज तो राजा चंद्रसेन खुद चलकर हमारे पास आए हैं। ये तो कमाल हो गया। अच्छा, तो तुम हो वो डाकू जिसने यहाँ के सारे गांव वालों को डरा कर रखा है। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस राज्य का राजा हूँ। राजा। हाँ, पता है कि तुम इस राज्य के डरपोक राजा हो, और अपनी बकवास बंद करो और मुझे अपने सारे कीमती गहने और असरफिया जल्दी से दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। डाकू गुस्से से यह बात कहता है। तभी राजा अपनी तलवार निकालकर उस डाकू की तरफ बढ़ते हैं। राजा को गुस्से से तलवार लेकर अपनी तरफ बढ़ता देख डाकू भी तेज से अपना हथियार निकालता है और राजा पर वार कर देता है। राजा चंद्रसेन उसके वार से वहीं गिर जाते हैं और डाकू रानी को डरा धमका कर वहाँ से भाग जाता है। महाराज, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी।
रानी रोते हुए राजा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा तो अब शायद हमेशा के लिए सो चुके थे। कुछ देर तक रानी वहीं रोते हुए बैठी रहती है। तभी मंत्री जी उन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। महारानी, महाराज को क्या हुआ है? इन्हें इस तरह घायल किसने किया? रानी मंत्री जी के पूछने पर उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मंत्री जी का गुस्से से बुरा हाल रहता है। लेकिन फिर मंत्री जी अपने गुस्से को दबाते हुए राजा के मृत शरीर को उठाते हैं और महल की तरफ बढ़ते हैं। महल में राजा के मृत शरीर को आता देख वही बूढ़ी औरत उनके पास आती है और मंत्री जी से पूछने लगती है, मंत्री जी, महाराज को क्या हुआ है? अम्मा, महाराज पर डाकू ने हमला किया था, जिसकी वजह से महाराज की मृत्यु हो गई। बूढ़ी औरत यह बात सुनकर रोने लगती है और फिर वह महाराज को अपने हाथों से छूने लगती है। बूढ़ी औरत राजा को जैसे ही छूती है उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और फिर वह जल्दी से मंत्री जी से कहती है, मंत्री जी, मुझे लगता है कि महाराज अभी जिंदा है। रानी कृतिका यह बात सुनकर थोड़ा सुकून की सांस लेती है और देखते ही देखते वहाँ पर राजा की सारी प्रजा इकट्ठा हो जाती है, जिसमें एक वैद्य भी शामिल थे। वैद्य जी सबको पीछे करके राजा के पास आते हैं और उनका तफसीली मुआयना करने लगते हैं। वैद्य जी, महाराज ठीक हो जाएंगे ना? महारानी, महाराज को बहुत गहरी चोट आई है और उनका दवाओं से बचना नामुमकिन है। वैद्य जी, फिर किस चीज से महाराज की जान बच सकती है? महारानी, महाराज की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। वैद्य जी, मुझे मेरे महाराज को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है महारानी, तो आपको करना होगा कि जिस पहाड़ी के रास्ते पर महाराज पर डाकू ने हमला किया था, उसी पहाड़ी के पिछले हिस्से पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। वहां जाकर आपको उस पेड़ के पत्तों को लाना है और उन पत्तों को राजा के जख्मों पर रखना होगा। ठीक है वैद्य जी, मैं अभी जाती हूँ और उन पत्तों को तोड़कर लाती हूँ। लेकिन महारानी, एक बात याद रखें, वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पेड़ है और उस पेड़ के पत्तों को छूना तो या तोड़ना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर रानी वैद्य जी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां उन्हें ढेर सारे पेड़ पौधे के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई देता है। रानी उस पेड़ के पास जाती है। लगता है यह वही पेड़ है जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। अब जल्दी से मैं इस पेड़ के पत्तों को तोड़ लेती हूँ। रानी कृतिका यह कहकर जैसे ही उन पत्तों को हाथ लगाती है, वैसे ही उन्हें एक झटका लगता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। अरे, इन पत्तों को छूने से तो झटके लग रहे हैं। अब मैं कैसे इन पत्तों को महाराज के लिए लेकर जाऊंगी? अभी रानी अपने मन में यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक से पीपल का पेड़ अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से रानी कृतिका से कहने लगता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्तों को हाथ लगाने की? हाँ, देखिए, आप कृपया करके मुझे अपने पेड़ के कुछ पत्ते दे दीजिए, मुझे इनकी सख्त जरूरत है। तुम जानती भी हो कि मैं कोई आम पेड़ नहीं और तुम्हारी जरूरत पर मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। पेड़, मुझे आपकी सारी सजा मंजूर है, लेकिन इस समय मुझे आपके पत्तों की बहुत जरूरत है। कृपया अभी आप मेरी मदद कर दीजिए। रानी कृतिका की उदासी देखकर पेड़ उससे दोबारा पूछता है, तुम मेरे पत्तों को किसके लिए और क्यों ले जाना चाहती हो? प्रिय पेड़, मैं रानी कृतिका हूँ, इस राज्य के राजा चंद्रसेन की पत्नी। रानी कृतिका पेड़ को राजा के साथ हुई सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर पेड़ का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अभी रानी कृतिका उस पेड़ को सारी बातें बता ही रही थी कि अचानक से वही डाकू दोबारा वहाँ आता है और रानी कृतिका को देखकर कहने लगता है, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं,
इसलिए यहाँ खुद भी मरने चले आई हो मूर्ख रानी। डाकू यह कहकर जैसे ही रानी के गहने छीनने की कोशिश करता है, वैसे ही वह रहस्यमयी पेड़ गुस्से से अपनी टहनियों से उस डाकू को अपनी तरफ खींच लेता है और देखते ही देखते वह डाकू उस पेड़ के अंदर समा जाता है। रानी कृतिका जो ये सब देख रही थी, उनसे वह रहस्यमयी पेड़ कहता है, रानी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरा दोस्त चंद्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेड़ यह कहकर अपने जादू से बेहोश राजा को अपने सामने ले आता है और फिर उन्हें अपने जादू से ठीक भी कर देता है। फिर उस जगह पर जितने भी छुपे हुए डाकू रहते हैं, वह उन सबको अपने अंदर खींच लेता है और उन डाकुओं ने जिन लोगों की जानें ली थी, उन सबको भी जिंदा कर देता है। राजा यह सब देख बहुत खुश होते हैं और रानी कृतिका से कहते हैं, रानी कृतिका, ये मेरा वही बचपन का प्रिय दोस्त रहस्यमयी पेड़ है, जिससे मैं तुम्हें यहाँ मिलवाने ला रहा था। रानी कृतिका राजा की बात सुनकर खुशी से पेड़ से कहती है, वाकई आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसने मुसीबत पड़ने पर अपने दोस्त की सहायता की। राजा रानी की बात सुनकर फिर से कहते हैं, रानी कृतिका, ये मेरे बचपन का साथी है। हम दोनों बचपन में खूब खेला करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मेरा यही दोस्त मेरी जान भी बचाएगा। इतना कहकर राजा उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं और हमेशा की तरह उसे गुदगुदाने लगते हैं। राजा के इस तरह गुदगुदाने से पेड़ खिलखिलाकर हंसने लगता है। अरे नहीं, बस बस बस। दुष्ट तांत्रिक, ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, याद रखना। तुम अभी मेरे आगे बच्चे हो। इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे मेरे मकसद में नाकाम कर सके। मैं तुम्हें इस शैतानी मकसद में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दूंगा। हाँ। पहले तुम तो मुझसे जिंदा बच जाओ। कंचनपुर नामक राज्य में राजा भीष्म चौहान नाम के एक राजा रहते थे। राजा के विवाह को लगभग 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। महाराज, इन 10 वर्षों में मैं आपको एक संतान नहीं दे सकी। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लें। अरे रानी रेखा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये तो ईश्वर की मर्जी है रानी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लें। अरे नहीं रानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अगर मेरे नसीब में संतान लिखी होगी तो मुझे मिल जाएगी। पर महाराज, अगर आपको मुझसे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? ये सब तो नसीब का खेल है रानी। अगर इस जन्म में मुझे संतान प्राप्त हुई तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा, नहीं तो आगे ईश्वर की मर्जी। राजा यह कहकर मंत्री जी के साथ महल से बाहर चले जाते हैं। परेशानी में चलते चलते वह नदी के किनारे थक कर बैठ जाते हैं। महाराज, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। मंत्री जी, जिसका कोई संतान न हो वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा भला? महाराज, आप परेशान मत हो। ईश्वर की कृपा से आपको जल्द ही संतान प्राप्त हो जाएगी। हाँ मंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात जल्द ही सच साबित हो।
प्रणाम तपस्वी बाबा। अरे खुश रहिए महाराज। तपस्वी, आप यहाँ? जी महाराज, दरअसल मैं इस राज्य से हमेशा के लिए जा रहा था, तभी आप मुझे दिखाई दिए तो मैं आपसे मिलने चला आया। अरे लेकिन बाबा, आप अचानक इस राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? नहीं महाराज, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मेरी यहाँ रुकने की अवधि अब समाप्त हो गई है, इसलिए अब मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ। कैसी भेंट महाराज? भेंट ये है कि आप जिस भी राज्य में जाएंगे और वहाँ जिस भी जगह को अपने लिए चुनेंगे, वो जगह मैं आपको खुद दिलवाऊंगा। नहीं महाराज, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं तपस्वी, आपको ये भेंट स्वीकार करनी ही होगी। राजा के जोर देने पर तपस्वी उन्हें इनकार नहीं कर पाते और फिर बदले में वह भी राजा को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए महाराज। अरे ये क्या है तपस्वी? ये एक फल है महाराज, पर इसका मैं क्या करूंगा तपस्वी? मैं जानता हूँ कि अभी तक आपकी कोई संतान नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको संतान प्राप्त हो, लेकिन जब आपको ये खुशखबरी मिले तब आप तुरंत इस फल को महारानी को खिला दीजिएगा। मगर याद रहे, आपको इस फल को खिलाने में देर नहीं करनी है। तपस्वी राजा को वह फल देकर वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपने महल आकर उस फल को अपनी तिजोरी में रख देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा अपने दरबार में बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान करने में व्यस्त थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। प्रणाम महाराज। बताइए अम्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करने का। क्या मतलब है आपका अम्मा? महाराज, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी कोई संतान नहीं है, लेकिन आपकी इस समस्या का एक हल है। कैसा हल? महाराज, काली पहाड़ी पर एक तपस्वी बाबा रहते हैं। वह अपनी तपस्या से लोगों को संतान प्राप्ति का सुख देते हैं। मुझे लगता है आपको उनके पास जाना चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं अभी आपके साथ वहाँ चलता हूँ। राजा काले पर्वत पर जाकर उन तपस्वी बाबा से मिलते हैं, जो कि तपस्वी के रूप में एक तांत्रिक रहता है। प्रणाम तपस्वी बाबा। कहो, किस लिए आए हो? मेरे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं तपस्वी बाबा, मगर अभी तक मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ बाबा। ठीक है महाराज, आपको संतान चाहिए, आपको संतान जरूर मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा, बताइए। महाराज, आपकी जुड़वा संतानें होंगी, उनमें से अपनी एक संतान को आपको मुझे देना होगा। ठीक है तपस्वी बाबा, मैं अपनी एक संतान आपको सौंप दूंगा। राजा की यह बात सुनकर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और फिर अपने हवन कुंड की राख उठाकर राजा को देता है। राजा तांत्रिक की दी हुई राख लाकर रानी को खिला देते हैं। कुछ दिन बाद राजा को खुशखबरी मिलती है, लेकिन संतान की खुशी में वह अपने तपस्वी का दिया हुआ फल खिलाना भूल जाते हैं। मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी संतान के आने की खुशी में लोगों में खजाना बांटना चाहता हूँ।
कुछ देर बाद राजा खजाना निकालने के लिए अपनी तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी में रखा फल देखकर उन्हें याद आता है। अरे ये तो वही फल है जो तपस्वी ने मुझे दिया था, लेकिन ये फल तो मैं रानी को खिलाना ही भूल गया। कोई बात नहीं महाराज, यह एक फल ही तो है, पहले भूल गए तो आप खिला दीजिए। मंत्री जी की बात मानकर राजा वह फल रानी को खिला देते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा के यहाँ 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है। महाराज, आपको 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं, परंतु एक पुत्र सुंदर और दूसरा पुत्र राक्षस की शक्ल का पैदा हुआ है। दासी की बात सुनकर राजा रानी के कक्ष में उनके पास जाते हैं, जहाँ रानी अपने राक्षस पुत्र को देखकर रो रही थी। रानी, ये तो एक राक्षस है। महाराज, ऐसा मत कहिए, ये शक्ल से चाहे जैसा हो, लेकिन है तो हमारा पुत्र ही। रानी, मैं चाहता हूँ कि आप इस राक्षस के शक्ल वाले बच्चे को किसी को दे दीजिए। नहीं महाराज, मैं अपने पुत्र को किसी को नहीं दूंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा चुप हो जाते हैं। राजा का एक पुत्र राक्षस जैसी शक्ल का है, ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। राजा अपने एक पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, जबकि दूसरे पुत्र को देखते भी नहीं। महाराज, यह गलत है। आप हमारे एक पुत्र से प्रेम करते हैं और दूसरे को देखते भी नहीं। रानी, आप मुझे मत बताइए कि मुझे किससे कैसा व्यवहार रखना चाहिए। एक बात और, मैं चाहता हूँ कि आप इस महल के अलग कक्ष में रहें। ये हमारे दुलारे बेटे के साथ महल में कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर रानी अपने राक्षस बच्चे को अलग कक्ष में रखती है और वह सिर्फ रानी के साथ ही रहता है। समय बीतने पर राजा के दोनों पुत्र जवान हो जाते हैं। माँ, मैं जानता हूँ पिताजी को मेरी राक्षस वाली शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? नहीं पुत्र, वह तुमसे नफरत नहीं करते। पुत्र, इसमें न तुम्हारा और न ही हमारा कोई कसूर है, यह ईश्वर की मर्जी है। दूसरी तरफ राजा अपने महल के बगीचे में बैठे थे। तभी उनके दूसरे पुत्र अर्जुन उनसे कहते हैं, पिताजी, मुझे पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य सिंह की पुत्री राजकुमारी स्नेहा बहुत पसंद है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या पुत्र, तुम जानते हो ना कि राजा आदित्य इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे राजकुमारी स्नेहा से ही विवाह करना है। यहाँ राजा अपने लाडले पुत्र की बात मानकर अगले दिन मंत्री जी को पड़ोसी राज्य भेजते हैं। कहिए मंत्री जी, किस लिए आना हुआ? राजा आदित्य सिंह के पूछने पर मंत्री जी उन्हें अपने राजा के प्रस्ताव के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर राजा आदित्य सिंह कहते हैं, मंत्री जी, मैं आपके राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आखिर क्या बुराई है हमारे राजकुमार में? बेशक आपके राजकुमार में कोई बुराई नहीं होगी, मगर जहाँ तक मैंने राजा भीष्म चौहान के बारे में सुना है, उन पर किसी का श्राप है, जिसके कारण उनका एक पुत्र राक्षस जैसा है। नहीं नहीं महाराज, ये झूठी खबर है। महाराज पर ऐसा कोई श्राप नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, परंतु फिर भी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके राजकुमार से नहीं करूँगा। मंत्री पड़ोसी राज्य के राजा की बात सुनकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं
और सारी बात अपने राजा को बताते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा क्रोधित होकर अपने राक्षस पुत्र आयुष को बुलाते हैं। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया पिताजी। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से मुझे इतने सालों से क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तुम मर क्यों नहीं जाते? पिताजी, मैंने क्या किया है पिताजी? तुम्हारे इस राक्षस जैसे शक्ल को देखकर लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, तुम्हें पता भी है। और आज तुम्हारे कारण मेरे पुत्र का विवाह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। राजकुमार आयुष दुखी होकर राजा से कहते हैं, पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। राजकुमार यह कहकर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर पड़ोसी राज्य में पहुंचकर पेड़ के नीचे तपस्वी के पास थक कर खड़े हो जाते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव पुत्र। तपस्वी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ पुत्र, क्यों नहीं। भला आपको मुझसे अनुमति लेने की क्या जरूरत है? ये जगह आपकी ही है। तपस्वी की यह बात सुनकर राजकुमार आयुष उन्हें नासमझी से देखते हैं और कहते हैं, तपस्वी, मैं आपकी बात समझा नहीं। असल में मैं आपको जानता हूँ। आप राजा भीष्म चौहान के पुत्र है ना? तपस्वी के पूछने पर राजकुमार उनसे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर तपस्वी कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, आज से आप मेरे साथ रहिए। दूसरी तरफ उसी राज्य के राजा आदित्य सिंह की पुत्री राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेली संग बातें कर रही थी। त्रिशा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जहाँ भी विवाह करके जाऊंगी, तुम्हें भी वहाँ अपने साथ ले जाऊंगी। राजकुमारी, आपकी सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। समय आने पर आप कुछ भी नहीं करती और ना ही किसी लड़के को पसंद करती हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मैं इस नदी में कूद रही हूँ और जो भी मेरी जान बचाएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। राजकुमारी यह कहकर उस नदी में कूद जाती। इधर तपस्वी राजकुमार आयुष से कहते हैं, पुत्र, तुम नदी से पानी भर कर ले आओ। तपस्वी राजकुमार को मिट्टी का घड़ा देकर नदी से पानी लाने भेज देते हैं। बचाओ बचाओ, कोई राजकुमारी को बचाओ। राजकुमारी को डूबता देख त्रिशा मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी राजकुमार बिना सोचे समझे राजकुमारी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। आप पड़ोसी राज्य के राजा भीष्म चौहान के पुत्र राजकुमार आयुष है ना? राजकुमारी के पूछने पर राजकुमार अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी कहती है, मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं और मुझे उन पर यकीन भी था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने एक फैसला किया है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पर आप मुझसे शादी कैसे कर सकती हैं? मैं तो एक राक्षस शक्ल का इंसान हूँ। नहीं, आज मैं यह बात जान चुकी हूँ कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, शक्ल से नहीं। राजकुमारी यह कहकर राजकुमार आयुष को अपने साथ ले जाती हैं। पिताजी, मैंने अपने लिए वर तलाश लिया है और वही राजकुमार आयुष हैं। पुत्री, तुम होश में तो हो? क्या तुम सब कुछ जानते हुए भी इस राक्षस से विवाह करोगी? राजकुमारी राजा को राजकुमार आयुष के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर राजा उन दोनों के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो दोनों विवाह के बाद उसी राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं।
दूसरी तरफ वही तांत्रिक राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। मुझे माफ करिए तपस्वी, मैं आपको अपना पुत्र नहीं दे सकता, मुझे माफ करिए। तांत्रिक राजा के इनकार पर गुस्से से राजा से कहता है, महाराज, अगर आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो आपके पुत्र की मृत्यु निश्चित है, निश्चित। तांत्रिक के ऐसा कहने पर राजा दिल पर पत्थर रखकर अपने लाडले को तांत्रिक के साथ भेज देते हैं। रानी, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरे दोनों पुत्र मुझसे दूर हो गए। लाडले पुत्र के जाने के बाद राजा को अब अपने राक्षस पुत्र की भी याद आती है। रानी, मैंने पुत्र आयुष के साथ बहुत ही गलत किया, पता नहीं वो किस हाल में होगा। इतना कहकर राजा मंत्री जी को राजकुमार आयुष को ढूंढने का आदेश देते हैं। महाराज, राजकुमार आयुष पड़ोसी राज्य में है और उन्होंने वहाँ राजकुमारी सुकन्या से विवाह कर लिया है। ठीक है मंत्री जी, हम भी राजकुमार आयुष से मिलने जाएंगे। कुछ ही देर में राजा अपनी रानी के साथ राजकुमार आयुष के सामने होते हैं। माँ, पिताजी, आप यहाँ? मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ अचानक? राजकुमार आयुष के पूछने पर रानी उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार आयुष राजा से कहते हैं, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे जीवन आपके किसी काम नहीं आया, लेकिन आज मैं आपके लाडले पुत्र की जान बचाकर अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा पिताजी। राजकुमार यह कहकर तपस्वी के पास जाते हैं। तपस्वी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने भाई की जान बचाने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम चिंता मत करो पुत्र, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। क्या मतलब तपस्वी? मैंने महाराज को एक फल दिया था, मगर महाराज ने वो फल रानी को खिलाने में देर कर दी, इसलिए तुम्हारी शक्ल राक्षस जैसी हो गई। अगर वही फल तुम्हारी माता पहले खाती तो तुम्हारी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। तपस्वी ये कहकर एक और फल आयुष को देते हैं और कहते हैं, ये लो पुत्र, समय आने पर ये तुम्हारी मदद करेगा। राजकुमार आयुष वह फल लेकर काली पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह अपने भाई को मिट्टी में दबा हुआ देखते हैं, जहां वही तांत्रिक उनकी बलि देने जा रहा था। रुक जाइए तपस्वी, और छोड़ दीजिए मेरे भाई को। भाई, ये कोई तपस्वी नहीं, बल्कि ये एक तांत्रिक है जो लोगों की बलि देता है, बलि। अर्जुन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। राजकुमार यह कहकर अपने भाई को तुरंत मिट्टी से निकाल लेते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। तांत्रिक ये सब देख क्रोधित हो जाता है और राजकुमार आयुष को मिट्टी में गाड़ देता है। फिर उनकी बलि देने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। इधर राजकुमार अर्जुन राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा तुरंत तपस्वी समेत सब काली पहाड़ी पर पहुंचते हैं। राजकुमार आयुष, वो फल कहाँ है? तपस्वी, वो फल जमीन में मुझसे गिर गया, वो वहाँ आपके पीछे ही है।
राजकुमार के कहने पर तपस्वी जल्दी से वह फल उठाते हैं। तभी तांत्रिक गुस्से से कहता है, लोगों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम सभी की बलि दूंगा। बलि तो तुम तब दोगे जब तुम जिंदा बचोगे। तपस्वी ये कहकर राजकुमार को अपनी ताकत से मिट्टी से निकालते हैं और वह फल खिला देते हैं। फल खाकर राजकुमार अपने सुंदरता वाले असली रूप में आ जाते हैं। राजकुमार आयुष, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए और इस तांत्रिक का सर्वनाश करिए। तपस्वी की बात सुनकर राजकुमार आयुष अपने क्रोध से उस तांत्रिक का खात्मा कर देते हैं। तपस्वी, राजकुमार आयुष का ये रूप, ये सब क्या है तपस्वी? महाराज, राजकुमार का राक्षस वाला रूप आपकी गलती का नतीजा था। अगर आप वो फल सही समय पर रानी को खिला देते तो राजकुमार आयुष जैसा आज दिख रहे हैं वैसे ही पैदा होते। तपस्वी की बात सुनकर राजकुमार आयुष अपनी पत्नी राजकुमारी स्नेहा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राजा उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, मगर तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया, मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ पिताजी। तो फिर पुत्र मेरे साथ महल वापस चलो पुत्र। पिताजी, इसके लिए मुझे तपस्वी से अनुमति लेनी होगी। राजकुमार आयुष, आपको मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं। आप अभी के अभी अपने पिता के साथ राजमहल जाइए। तपस्वी की बात मानकर राजकुमार आयुष अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी राजमहल लौट जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कहाँ ले जा रही है तू मुझे डायन? अब तुझे मेरे माया जाल से कोई नहीं बचा सकता। तुम मुझे इस गुफा में क्यों लेकर आई हो? क्योंकि तूने मेरा रहस्यमय ताज चुराया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को हाथ लगाने की? यह मेरा ताज है और मुझे इसे हाथ लगाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, लगता है कि तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दुष्ट डायन, यह तुम सही नहीं कर रही हो। देखना, जब यह सब महाराज को पता चलेगा तो वह तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पता तो तब चलेगा ना जब कोई उन्हें मेरी सच्चाई बताएगा। डायन ये कहकर चंद्रिका को अपनी जादुई गुफा में कैद करके खुद उसका रूप ले लेती है। हरिपुर नामक राज्य में पृथ्वी कुमार नाम के एक राजा रहते थे। राजा पृथ्वी कुमार की एक पत्नी थी जिसका नाम चंद्रिका था। उन दोनों का अर्जुन नाम का एक बेटा भी था। मंत्री जी, आज मैं अपनी पत्नी रानी चंद्रिका और पुत्र अर्जुन के साथ राज्य के दौरे पर जाना चाहता हूँ। आप हमारे जाने का इंतजाम करवाइए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मंत्री यह कहकर राजा और उनके परिवार के दौरे पर जाने की तैयारी करने चले जाते हैं। पिताजी, क्या सच में हम राज्य के दौरे पर जाएंगे? जी महाराज, क्या वाकई हम दोनों आज आपके साथ राज्य के दौरे पर जा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी और बेटे के सवालों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर उनसे कहते हैं, अरे हाँ, हम तीनों एक साथ राज्य के दौरे पर जाएंगे, लेकिन रास्ते में आप दोनों को मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाना है।
जी जी पिताजी, मैं और माँ आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएंगे। राजा अपने पुत्र की बात सुनकर अपने परिवार के साथ राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलते चलते वो एक जंगल की तरफ आते हैं और फिर थोड़ा आराम करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। मंत्री जी, मुझे लगता है कि राजकुमार अर्जुन और रानी चंद्रिका चलते चलते थक गए हैं, इसलिए हमें इस जंगल में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। माफी चाहूँगा महाराज, लेकिन ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस जंगल में एक गुफा है जहाँ एक डायन रहती है, और वो डायन कोई मामूली डायन नहीं बल्कि बहुत खतरनाक डायन है। फिर भी मंत्री जी, हमें इस जंगल में आराम करने के लिए रुकना ही होगा। जब रानी चंद्रिका और पुत्र अर्जुन की थकान दूर हो जाएगी, तब हम यहाँ से खुद ही अपने राज्य के दौरे पर निकल जाएंगे। लेकिन महाराज, ये जंगल हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मंत्री जी, मैं आपका डर समझता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही उस खतरनाक गुफा में जाएंगे। भाई रानी चंद्रिका और पुत्र अर्जुन, आप दोनों अच्छे से सुन लीजिए, इस जंगल में मुझे बिना बताए आप लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। जी महाराज, जैसा आप कहें। इधर राजा और मंत्री जी भी थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए उनकी आंख लग जाती है। तभी अर्जुन को एक छोटा सा खरगोश का बच्चा दिखाई देता है। माँ माँ, वो देखिए खरगोश का बच्चा, वो कितना सुंदर है ना। माँ, मुझे वो चाहिए। पुत्र, अभी तो तुमने सुना है ना कि तुम्हारे पिताजी ने हमें जंगल में कहीं भी जाने से मना किया है, और तुम खरगोश को पकड़ने की बात कर रहे हो। माँ, पिताजी ने हमें जंगल में जाने से मना किया है। वो खरगोश तो हमारे पास ही है। मैं जल्दी से उसे पकड़ कर ले आता हूँ, पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। राजकुमार अर्जुन अपनी माँ से यह कहकर उस खरगोश को पकड़ने उसके पीछे चले जाते हैं। रानी चंद्रिका राजकुमार को रोकती है, पर वह नहीं रुकते। तभी चंद्रिका भी अपने पुत्र का पीछा करते करते जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है। पुत्र अर्जुन, तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से वापस आ जाओ। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगे। अभी रानी चंद्रिका अपने पुत्र को आवाज लगा ही रही थी कि तभी उन्हें सामने एक गुफा दिखाई देती है और उसके अंदर राजकुमार अर्जुन उन्हें जाते दिखाई देते हैं। पुत्र अर्जुन, मत जाओ उस गुफा में। रानी चंद्रिका अपने पुत्र को आवाज लगाते लगाते खुद भी उस गुफा में चली जाती है। गुफा में उन्हें अर्जुन एक चमचमाता हुआ ताज लिए दिखाई देता है। माँ, वो खरगोश तो भाग गया, लेकिन मुझे यहाँ एक चमकता हुआ इतना सुंदर ताज मिला। इसे मैं आपको पहनाऊंगा। इसे आप पहनकर और भी सुंदर लगेंगी। राजकुमार अर्जुन यह कहकर वह ताज अपनी माँ के सर पर सजा देते हैं। अरे वाह माँ, ये ताज तो आप पर बहुत ही जच रहा है। इतना कहकर राजकुमार और रानी चंद्रिका उस ताज को लेकर राजा के पास वापस आ जाते हैं। तभी राजा उन दोनों से सवाल करते हैं। रानी चंद्रिका, आप और अर्जुन मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे, और आपके पास ये ताज कहाँ से आया भाई? रानी चंद्रिका राजा को सारा सच बता देती है ताकि राजा उन पर गुस्सा ना करे। राजकुमार अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी कीमती चीज ढूंढी है। ये ताज बहुत कीमती है। पिताजी ने जब मुझे इस राज्य का राजा बनाया था, तब उन्होंने मेरी पत्नी यानी इस राज्य की होने वाली रानी के लिए ये ताज मुझे दिया था। ये ताज कोई ऐसा वैसा ताज नहीं है, ये एक रहस्यमयी ताज है। ये हमारे पुश्तों की देन है।
पिताजी का कहना था कि ये ताज मेरे राज्य, मुझ पर या मेरे परिवार पर आने वाले हर संकट से बचाने की ताकत रखता है। लेकिन फिर एक दिन ये ताज मेरे पास से अचानक गायब हो गया। मेरे बहुत ढूंढने पर भी ये ताज मुझे कहीं नहीं मिला। पिताजी, असल में खरगोश को पकड़ते समय मैं उस गुफा में चला गया था, वहीं से मुझे मिला ये ताज। शाबाश पुत्र, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। अब इस ताज के मिलने की खुशी में पूरे राज्य में जश्न मनाया जाएगा। हाँ। राजा यह कहकर रानी और अपने पुत्र के साथ महल वापस आ जाते हैं और वो लोग जश्न मनाने लगते हैं। तभी उनके बीच एक औरत के रूप में वह डायन आती है, जिसकी गुफा से राजकुमार वह रहस्यमयी ताज लेकर आए थे। डायन उस ताज को देखकर गुस्से से आग बबूला होने लगती है। आज मैं अपनी प्रजा के सामने इस कीमती ताज को अपनी रानी चंद्रिका को सौंपता हूँ। रानी चंद्रिका, ये रहस्यमय ताज आज से आपका हुआ। राजा अपनी प्रजा के सामने रानी चंद्रिका के सर पर वह रहस्यमयी ताज सजा देते हैं। रानी चंद्रिका वह ताज पहनकर बहुत खुश होती है। जश्न खत्म होने के बाद सारी प्रजा अपने अपने घर लौट जाती है। अगले दिन जब रानी अपने महल में आराम कर रही होती हैं, तभी उनके पास वही डायन आकर बैठ जाती है और फिर रानी का गला दबाने लगती है। हाँ, तूने मेरा ताज लेकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रानी चंद्रिका बड़ी मुश्किल से उस डायन से खुद को छुड़ाती है। कौन हो तुम और यहाँ इस महल में क्या कर रही हो? यह ताज मेरा है, मुझे वापस कर दे। अगर नहीं किया तो मैं तुझे बहुत ही बुरी सजा दूंगी। नहीं दूंगी यह ताज मेरा है और इसे महाराज ने मुझे दिया है। अच्छा, लगता है तू इतनी आसानी से मुझे मेरा ताज वापस नहीं करेगी। डायन यह कहकर रानी चंद्रिका को अपने साथ उस गुफा में ले जाती है। तो मुझे जाने दो, अगर महाराज को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रानी की बात सुनकर हंसने लगती है और फिर उसे अपनी गुफा में कैद करके खुद रानी का रूप लेकर महल में चली जाती है। रानी चंद्रिका, आज मुझे आपके हाथों के पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए आज आप मेरे लिए खाना बनाइए। डायन राजा की यह बात सुनकर मन ही मन खुश होती है और फिर रसोई की तरफ चली जाती है। मूर्ख राजा, इसे लगता है कि मैं इसे अपने हाथों के बने पकवान खिलाऊंगी, मगर इसे क्या पता कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं जिनसे मैं मिनटों में खाना बना सकती हूँ। डायन अपनी शक्तियों से बना खाना राजा के पास लाती है और फिर राजा के प्लेट में खाना परोसती है। अरे वाह रानी चंद्रिका, आज तो आपने मेरे लिए बहुत कुछ बनाया है और ये सब देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है भाई। जी महाराज, सब आपके लिए ही तो बनाया है। अब आप जल्दी से खाइए और खाकर बताइए कि कैसा बना है। राजा डायन की बात सुनकर जैसे ही खाना अपने मुंह में डालते हैं, वैसे ही उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। रानी चंद्रिका, क्या सारा खाना आपने खुद बनाया है? जी महाराज, मैंने सारा खाना खुद ही बनाया है। अच्छा बना है ना? खाना तो अच्छा बना है, मगर ये खाना तुमने नहीं बनाया। कौन हो तुम? तुम जो भी हो, अब अपने असली रूप में आ जाओ। डायन राजा की बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है और फिर कहती है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं हूँ आपकी पत्नी रानी चंद्रिका। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरी पत्नी के हाथों के खाने में किस तरह का स्वाद होता है।
ये खाना तुमने नहीं बनाया। इस तरह का खाना मेरी पत्नी कभी नहीं बनाती, और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने मुंह से बताओ कि तुम कौन हो, और मेरी पत्नी रानी चंद्रिका कहाँ है। राजा की बात सुनकर डायन क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर वह अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर राजा कहते हैं, तुम तो वही डायन हो जिसने मेरे पिता की हत्या की थी। मैं वही डायन हूँ और तुम लोगों ने मेरा ताज चुराकर अच्छा नहीं किया। जिस तरह मैंने तेरे पिता की हत्या की थी, उसी तरह मैं तेरी और तेरी पत्नी की भी हत्या करूंगी और अपना बदला लूंगी। ऐसा तुम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस ताज की वजह से तुमने मेरी पत्नी को उस गुफा में कैद किया है, वो रहस्यमय ताज मेरे पास है, मेरे पास। मूर्ख राजा, वह ताज तेरे पास नहीं बल्कि मेरे पास है। जिस समय तेरी पत्नी महल में सो रही थी, उस समय मैंने वह ताज उससे ले लिया था। लेकिन यह तुझे कैसे पता चला कि तेरी पत्नी मेरी कैद में है? मूर्ख मैं नहीं, बल्कि तू है डायन। मैं जानता था कि तू ये रहस्यमय ताज लेने जरूर आएगी। पिताजी ने मुझे पहले ही तेरे बारे में सब कुछ बता दिया था कि तूने इस ताज को पाने के लिए उन पर बार बार हमला किया था। अंत में आखिर तूने उन पर चाकू से वार करके उनकी हत्या कर दी और उस ताज को महल से गायब करके अपनी गुफा में ले गई। मुझे सब कुछ पता है। मैंने ही तेरे बाप को मारा था, क्योंकि तेरी माँ को मैं नहीं मार सकती थी। तेरे बाप ने तेरी माँ को एक बार वह ताज पहनाकर सुरक्षित जो कर दिया था। तेरे बाप से मैंने बेइंतहा प्रेम किया, लेकिन उसने मेरे प्रेम की कभी कदर नहीं की और तेरी माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मैंने तेरे बाप को मार डाला। तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जश्न के समय मैंने अपनी पत्नी को असली ताज पहनाया था, लेकिन बाद में मैंने अपनी पत्नी के असली ताज को एक नकली ताज में बदल दिया था। लेकिन तुमने सोचा कि वो रहस्यमय ताज रानी के पास है और तुम उस नकली ताज को असली समझकर ले गई। अरे अरे, गुस्सा थोड़ा कम। मैंने तो तुम्हें जश्न के समय ही पहचान लिया था, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, समझी? और तुमने मुझसे पूछा ना, मुझे कैसे पता चला कि रानी चंद्रिका गुफा में कैद है? उस्ताद ने जंगल से निकलते ही मुझे आने वाले समय में होने वाली सारी घटनाओं को दिखा दिया था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा ही खेल खेल दिया। राजा यह कहकर उस डायन के सामने असली ताज निकालते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही उस ताज से एक रोशनी निकलती है और वह रोशनी देखकर डायन जलकर भस्म हो जाती है। फिर रानी चंद्रिका उस गुफा से आजाद होकर राजा पृथ्वी कुमार के पास वापस आ जाती हैं।